अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, और तुम लोगों का टेस्ट कैसा गया? सर सही होगा। अच्छा चलो, टेस्ट का मैंने अभी देखा नहीं है। टेस्ट जो अजय ने ही लिया था इस बार, मैंने उसको कल सिलेबस बता दिया था, लेकिन पेपर देखा मैंने। पेपर तो कुछ मैं कुछ इसका दिए थे। पेपर जो न्यूमेरिकल मैंने कुछ कराया भी हुआ है उसमें। यस सर। हम्म। चलो ठीक है, मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट से, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए उसको वे वही सेम सिस्टम पढ़ते हुए, वीसीआर और रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो टुडे यस सर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेफ्रिजरेंट्स। आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? यस सर। Okay, okay. So today I am going to start new topic, that is refrigerant. Uh, जनरली रेफ्रिजरेंट, अब आपको ये तो जान ही गए रेफ्रिजरेंट होता क्या है। रेफ्रिजरेंट जो है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, रेफ्रिजरेंट साइकिल के अंदर जो है एक फ्लूइड है जो मूव कर रहा है, ठीक है। और उसका मेन काम जो है कि कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। किसी स्पेस को अगर हमें ठंडा रखना है तो रेफ्रिजरेंट कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा रेफ्रिजरेंट के बारे में देखते हैं, रेफ्रिजरेंट है क्या। तो रेफ्रिजरेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो हैं जो डायरेक्टली जो किसी साइकिल में डाले जाते हैं, डायरेक्टली साइकिल में जो मूव करते हैं, ठीक है, और स्पेस को कूल करते हैं। जबकि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो है, सेकेंडरी का मतलब ही यहाँ पे ये है कि सबसे पहले उनको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल किया गया, इसके बाद फिर वो जो है, फिर वो एज ए रेफ्रिजरेंट कहीं और वर्क करेंगे। जैसे कि जनरली आपने दुकानों पे देखा होगा कि आइस रहती है, तो पहले हमने आइस कहीं से बनाई है, फिर उस आइस में हम कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ चीज़ें रख देते हैं। तो आइस की वजह से क्या हो रहा है कि वो ठंडी हो रही है, लेकिन जब वो आइस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साइकिल तो किसी साइकिल में तो मूव नहीं हो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जब वो आइस ख़त्म हो जाएगी तो आपकी वो बोतलें भी गर्म हो जाएंगी। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो साइकिल में मूव करेगा, बट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कभी साइकिल में मूव नहीं करता। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो है जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले कूल किए जाते हैं, फिर इसके बाद उनको हम कहीं और यूज करते हैं, जैसे बर्फ़ का मैंने केस लिया। ओके क्लास, इज डेट क्लियर? यस सर। सर। डेफिनेशन इसकी देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग फ्लूइड दैट undergoing the cyclic process and interact the heat on the system. There is a latent heat of transformation of the refrigeration, for the refrigeration example इसके R11, R12, R20, R134। तो जैसा मैंने बताया, ये किसी साइकिल के अंदर मूव करते हैं, और ये भी आपको पता है बीसी साइकिल में मैंने बताया भी था वीसीआर में कि ये लेटेंट हीट लेते हैं, वेपर में, लिक्विड में होते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं, तो लेटेंट हीट ये एब्जॉर्व करते हैं। नाउ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज व्हाट? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देख लेते हैं। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग फ्लूइड which are first cooled by primary refrigerant and then used for cooling at desired places। H2O ब्राइन, ये मैंने अभी आपको जैसा एक एग्जांपल करके बताया है कि पहले प्राइमरी फ्लूइड से उनको वर्क किया गया, उसके बाद जो है फिर उनको हम कहीं यूज करते हैं जहाँ भी ज़रूरत है। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि इनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, और आपके उसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो उनको डेजिग्नेट कैसे करना है, जैसे R11 लिखा हुआ है, R12 लिखा हुआ है, तो अब उसका एक्चुअल जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। अगर R11 लिखा हुआ है, R12 लिखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस लिया है, इफ़ द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपका रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या करना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है, तो
एक पहले बात तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो जनरल फार्मूला लिया हुआ है, जो रेफ्रिजरेंट का जनरल फार्मूला है हमारा, वो ये है CmHnFpClQ। ध्यान रखिएगा, C के M मॉलिक्यूल्स हैं, H के N है, F के P हैं और Cl के Q हैं। तो CmHnFpClQ। ओके, तो ये आपका जनरल फार्मूला है किसी भी रेफ्रिजरेंट का। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फार्मूला क्या होगा उस सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का? R m-1 n+1 P, R-m-1 n+1 P, ये उसका फार्मूला होगा। और बिकॉज दिस इज ए सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दैट N+P+Q किसके बराबर होगा? 2m+2 के। ये अगर आपको ध्यान हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फार्मूला क्या होता था? CnH2n+2। ध्यान है किसी को? केमिस्ट्री में लिखते थे। तो यहाँ पे अब यस H सर। है ना, तो यहाँ पे क्या है कि H के अलावा कौन कौन से मॉलिक्यूल आ गए? HFCl। तो N+P+Q दैट शुड बी इक्वल टू 2m+2, ये होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन ये, और दूसरा डेजिनेटेड कैसे किया जाएगा? RM-1 n+1 P, ये आपको ध्यान रखना है, R-m-1 n+1 P। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये MnPQ के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट, और ये जैसे अब R11 है, एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज द मेन थिंग। एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। R11 लिखा है तो आप इसको लिखेंगे R011, R011। अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, R011 को, जो हमने फार्मूला कैसे डिनोट करते हैं? RM-1 n+1 P से। तो m-1 की वैल्यू हो गई 0, n+1 की वैल्यू हो गई 1 और P की वैल्यू हो गई 1। तो m-1 की वैल्यू 0, तो m = 1 आ गया, n+1 = 1 है तो n 0 आ गया, P = 1 हो गया। तो m, n और P की वैल्यू आ गई। Q और चाहिए आपको, तो बिकॉज एक फार्मूला और था N+P+Q = 2m+2, तो यहाँ सारी वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू आ गई 3। अब करना क्या है, आपको उसी फार्मूले में रखना है जो आपका जनरल फार्मूला था, CmHnFpClQ। तो इसमें देखिए रख दिया MnPQ की वैल्यू रख दी, तो देखिए आ गया CfCl3। इज इट क्लियर बेटा? क्लास अगर किसी को पूछना हो तो पूछे। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर R11। R11 का अगर आपसे कोई केमिकल फार्मूला पूछता है तो क्या होगा? CfCl3। ओके, तो ये दिस इज टेट्राक्लोरोफ्लोरोमेथेन। इसको अगर आपको केमिकल नेम लिखने आते हैं तो इसको आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। नाउ यस सर। अब R12 है जैसे, तो R12 का आप लोग अपने आप से कोशिश करिए थोड़ा सा, R12 को करिए। R12 को कैसे लिखना? R012। इसको R012 के फॉर्म में लिखा, और हमने कैसे डिजिग्नेट करते हैं? M-1 n+1 P, इस तरीके से डिजिग्नेट करते हैं। बस अब यह क्या, M-1 की वैल्यू 0 हो गई, n+1 की वैल्यू 1, P की वैल्यू 2। तो यहाँ से M, N और P की वैल्यू आ गई, N+P+Q हो गया, Q की वैल्यू 2 आ गई, और डायरेक्टली रख दिया, तो दैट कम्स आउट CF2Cl2, यानी कि डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से R12 का हो गया। सिमिलरली इसी तरह से किसी का भी लिख सकते हैं, R22 भी निकाल सकते हैं। ये अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सर आप ये पीपीटी शेयर कर देना सर, हम ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके गुड। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। जनरली जो अब आपका जो यूज किया जाता है, इसको आप ये थोड़ा इसी आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आजकल हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में जो भी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज R134। ठीक है ना, इसको
इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बोला जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है कि इसमें क्लोरीन एटम जो है बिल्कुल हमने गायब कर दिया है। देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला आ रहा है C2H2F2, डाई फ्लोरो एथेन आता है इसका। इसमें हमने क्लोरीन को रिमूव कर दिया। क्लोरीन का क्या रीज़न था? क्लोरीन एक्चुअली क्या है कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो उसको क्या है, क्लोरीन जो है हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए क्लोरीन जितने भी रेफ्रिजरेंट है, चाहे एसी हो, चाहे कहाँ जहीं पे भी यूज होता है अगर, तो हमने जनरली R134 आजकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन हालांकि नुकसान ये भी करता है, लेकिन ये एज कम्पेयर टू काफ़ी कम करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ओके, तो हम आजकल जो जनरली यूज कर रहे हैं डेट इज R134 यूज कर रहे हैं। नाउ अब ये तो बात थी कि अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अगर सैचुरेटेड नहीं है, लेट्स सपोज अगर रेफ्रिजरेंट अनसैचुरेटेड है, तो क्या होगा? केवल थोड़ा सा चेंज होना है, आर माइनस करें आर डैश। अब M-1 N+1 P तो आपने पहले पढ़ी रखा था, इसमें एक 1 और लग जाएगा ये, ठीक है। और N+P+Q इक्वल टू, क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो 2M+2 होता था पहले, अब ये 2M हो जाएगा। ओके, और सारी चीज़ें सेम है, CMM HNFP ClQ ऐसे ही रहेगा। बाकी अब जैसे लेट सपोज आता है, अगर इसका मतलब अनसैचुरेटेड अगर होगा तो वो कितना होगा? R1100, R1200 हज़ार की रेंज में आएगा, क्योंकि 1 पहले लगाओ, बाकी में बाद में 3 हैं ये। तो 100% है, नो डाउट वो 1000 की सीरीज में चलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर रेफ्रिजरेंट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे जनरली अमोनिया होता है, CO2 होता है, SO2 होता है, तो इनको कैसे लिखा जाए R के फॉर्म में? तो हम क्या करते हैं, R इसका जो तरीका है लिखने का, 700 प्लस मॉलिकुलर वेट। जैसे NH3 है तो NH3 का मॉलिकुलर वेट 17 होता है, तो इसके क्या फार्मूला हो गया? R717। अब अगर CO2 लिखना है, CO2 का मॉलिकुलर वेट 44 होता है, तो 744 हो गया, तो R744 हो गया। R इसी तरह SO2 का, इसी तरह H2 होगा। क्लास यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? सर यस जो भी सर। कंपोनेंट होगा सर, जी मॉलिक्यूलर वेट ऐड करेंगे ना सर? हाँ, बस 700 प्लस मॉलिकुलर वेट, R 700 प्लस मॉलिकुलर वेट। ओके, यस सर। कोई भी हो, जैसे एयर है तो R729, H2O है तो R718, SO2 R764, ये हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभार जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो 3 टाइप की प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट की होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमें किस टाइप से रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करना चाहिए? क्या उसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, अब आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का? क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है? क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? सर हाई। हाई होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे डायरेक्टली जो है चीज़ें, कहना चाहिए कि यहाँ पे लेटेंट हीट आपकी जीरो हो जा रही है, यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी लेटेंट हीट जो है वो जीरो है। तो अगर लेटेंट हीट नहीं होगी तो फिर वो हीट एक्सट्रैक्ट क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो रेफ्रिजरेंट जो हमारा साइकिल में जो मूव कर रहा है वो क्या है? लेटेंट हीट लेता है। तो लेटेंट हीट अगर आपकी जीरो हो गई तो फिर वो कोई हीट आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो स्पेस कूल कैसे होगा? तो इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर द कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे कि H2O का है,
CO2 का जैसे टेम्परेचर है, CO2 का है या CO2 नहीं, CO2 एथिलीन आर ऑलमोस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 एथिलीन और ऑलमोस्ट लगभग इनका जो है एम्बियंट जो समर कंडीशन उनके बराबर ही होता है। इसलिए हम इनको जो है फ्रिज में यूज नहीं करते हैं CO2 और एथिलीन को, क्योंकि जैसे अगर हम गर्मी में यूज कर रहे हैं और हमारा टेम्परेचर 50 तक पहुंच गया समर में, तो इसका मतलब फिर हमारा फ्रिज कूल ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लेटेंट हीट कुछ लेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली तुरंत उस लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई हो उतना अच्छा है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई पहली क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को बेटा क्या है कि इसको आप इस तरीके से मेरे पास बोर्ड और चौक तो नहीं है इस समय, स्पेसिफिक हीट जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में आपको एक TDS इक्वेशन थी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होंगी आपने। ट्विंस इक्वेशन बोली जाती है, TDS इक्वल टू DU प्लस PdV एंड TDS इक्वल टू DH माइनस TH माइनस VdP। ध्यान है? यस सर। कोई ध्यान है? चलो यस सर, थोड़ा। अच्छा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हैं, तो हम वो TDS इक्वल टू DH माइनस VdP वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप उस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर है तो VdP वाला टर्म हो जाएगा जीरो, डायरेक्टली बचेगा TDS इक्वल टू DH, और DH को लिख सकते हैं mCp dt, ठीक है। तो वहाँ से देखिए TDS इक्वल टू आता है mCp dt। तो वहाँ से अगर आप स्लोप अगर आप देखें dt बाई ds आएगा तो दैट कम्स आउट T बाई Cp। तो आप अभी इतना ध्यान रखें कि जो मैं कह रहा हूँ कि एक फार्मूला आ रहा है dt बाई ds इक्वल टू T बाई Cp, ठीक है। इस फार्मूले का मतलब क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। dt बाई ds इक्वल टू T बाई Cp जो है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी में रिलेशन है। टेम्परेचर और एंट्रोपी में जो आप कोई भी जो आपने कर्व खींचा उसका स्लोप जो है dt बाई ds, दैट शुड बी इक्वल टू T बाई Cp। अब T बाई Cp स्लोप जो है ये डिपेंड करेगा कि कैसे वर्क कर रहा है आपका रेफ्रिजरेंट। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में है, तो इवेपोरेटर में हम ये चाहते हैं कि वो लेटेंट हीट लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और वेपर में भी हम चाहते हैं कि वो सुपर हीट हो, लेकिन स्लाइट सुपर हीट हो, बहुत ज़्यादा सुपर हीट नहीं हो, बहुत ज़्यादा सुपर हीट नहीं है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा सुपर हीट करेंगे तो फिर एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो रिवर्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो दिक्कत है। तो स्मॉल सुपर हीट चाहिए हमें, ठीक है। तो स्मॉल सुपर हीट चाहिए तो dt बाई ds इक्वल टू T बाई Cp से अगर आप करें तो अगर स्मॉल सुपर हीट चाहिए, dt यानी कि स्मॉल चाहिए, तो Cp क्या होना चाहिए, दैट शुड बी हाई। भाई dt बाई ds इक्वल टू T बाई Cp है, तो रिलेशन कैसा है इसमें, इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है ना। अगर आपका Cp बड़ा होगा, अगर Cp ज़्यादा होगा तो dt बाई dt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Cp अगर कम होगा तो dt ज़्यादा हो जाएगा। तो Cp जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, किसके लिए, अगर हम बात कर रहे हैं वेपर के लिए, वेपर फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स शुड बी हाई
इन ऑर्डर टू लिमिट द डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, डिग्री ऑफ सुपर हीट को लिमिट करने के लिए उसकी जो स्पेसिफिक हीट है दैट शुड बी हाई। अब यही बात हम कंडेंसर के उसमें करें। कंडेंसिंग में क्या होना चाहिए कि हम चाहते हैं सब कूल्ड हो जाए वो, है ना। तो सब कूल्ड होने का मतलब क्या है? सब कूल्ड होने का मतलब ये है कि जो है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। उसका टेम्परेचर कम होने के लिए क्या होना चाहिए अब कि टेम्परेचर हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए उसके लिए सीपी को हमें क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। अगर सीपी ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। सीपी कम होगा तो हमें बहुत जल्दी रिजेक्ट हीट करके तुरंत वो लो सब कूल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में अगर जब वो है रेफ्रिजरेंट तो उसकी जो सीपी है दैट शुड बी लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू निकाली गई हैं कि रेफ्रिजरेंट अगर वेपर फॉर्म में है तो जो सुपर हीटेड है, जो जो चीज़ें सुपर क्या नाम है जो आपका रेफ्रिजरेंट है दैट उसके जो सीपी है दैट मस्ट बी हाई। अगर जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिक्विड फॉर्म में जो वैल्यू है सीपी की दैट मस्ट बी लो। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। Okay. Now third property is enthalpy of vaporization. अब enthalpy of vaporization का क्या मतलब है? enthalpy of vaporization का मतलब ये है कि जब रेफ्रिजरेंट कूल कर रहा है स्पेस को, तो रेफ्रिजरेंट को जब स्पेस को कूल कर रहा है ना, तो स्पेस को जब कूल कर रहा है तो वहाँ पे लेटेंट हीट ले रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उसको बोला जाता है। तो अब आप देखिए रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी हमने आपको बताया था मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है, यहाँ इफेक्ट का मतलब लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट जितनी ही ज़्यादा होगी मास फ्लो रेट आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अगर लेटेंट हीट आपकी 1000 किलो जूल पर केजी है, ठीक है, और मास फ्लो रेट आप 5 केजी पर सेकंड है, तो रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी आ गई सीधे सीधे 5000 किलो जूल या 5000 किलो वाट। लेकिन अगर वही रेफ्रिजरेंट इफेक्ट या लेटेंट हीट आपकी 500 किलो जूल पर केजी होती तो आपको मास फ्लो रेट कितना लेना पड़ता, 10 केजी पर सेकंड लेना पड़ता, तब जाके 5000 आता। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए, ठीक है ना, अगर आपको हाई रखनी है तो आपका अगर बहुत अच्छा है, लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा है, तो मास फ्लो रेट आपको रेफ्रिजरेंट आपको कम लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, मास फ्लो रेट कम इसमें कम कम में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट लेना चाहिए जिसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या लेटेंट हीट काफ़ी हाई। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी गई है H2O की 2261 NN3, देख लगता है कि H2O की बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम H2O को यूज नहीं करते हैं। कोई बताएगा H2O को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं। अरे H2O का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट? H2O का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जब जाड़ा आता है तो टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? तो जब तो इसका मतलब वो उसके अंदर पाइप के अंदर जम जाएगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता ही है वो, तो फिर फ्लो होना उसका बंद हो जाएगा, चोक हो जाएगा। इसलिए वाटर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं किया जाता है ना। अब ये प्रॉपर्टी भी आएगी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या बहुत कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का बहुत हाई होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हाई बोला जाएगा।
फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम से कम वो माइनस में हो जाए उतना अच्छा है। नहीं तो वो अगर रेफ्रिजरेंट पाइप के अंदर जम गया तो फिर कैसे फ्लो होगा, फिर तो रेफ्रिजरेंट ही फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ तक प्रॉपर्टी यस सर। ये प्रॉपर्टियाँ समझ में आ गई अभी तक। यस Yes, सर। sir. चलो अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है उसकी, एज हाई एज पॉसिबल, ये तो कोई भी बता सकता है। क्यू बराबर क्या होता है -K8 dt/dx। तो आपको हीट ट्रांसफर ज़्यादा चाहिए, तो हीट ट्रांसफर के लिए क्या, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी हाई होगी रेफ्रिजरेंट की उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी वो कूल होगा, उतनी जल्दी वो हीट भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। अब देखिए इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर ये क्या है। देखिए इवेपोरेटर प्रेशर क्या है कि जनरली इवेपोरेटर प्रेशर होता है लो और कंडेंसर प्रेशर होता है ज़्यादा, ठीक है। तभी हम कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। इवेपोरेटर प्रेशर जो कम है उसको हम कंप्रेशर में डालते हैं वेपर को, फिर हम कंडेंसर प्रेशर के बराबर लाते हैं, तब उसके बाद हम वहाँ उसको भेजते हैं। तो इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर तो जो है जो भी है, बट इवेपोरेटर प्रेशर लो तो होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कि जैसे कि लेट सपोज अगर अंदर का प्रेशर बहुत कम है, बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारे जो पाइप्स हैं या जिनमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, प्रेशर डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा आएगा तो मटेरियल में फ़र्क पड़ने लगेगा। पता चला इसकी वजह से मटेरियल जो है पाइप फट गया या कुछ हो गया, क्योंकि स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से अगर पाइप फट गया तो दिक्कत आएगी। तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते, लेकिन हाँ फिर भी कम रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं रखते हैं कि वो जो है हमारे मटेरियल के स्ट्रेस, मटेरियल पे कोई स्ट्रेस है, ठीक है। और कंडेंसर प्रेशर का क्या होता है, कंडेंसर प्रेशर में क्या है कि अब आपको जो है क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कि बाहर फेंकनी है, तो बाहर जब ही फेंक पाएंगे जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। तो कंडेंसर का प्रेशर नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और तभी अब चीज़ों को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो फिर अगेन वही, अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो मटेरियल पे स्ट्रेस आएगा और मटेरियल पे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, हम उसको मॉडरेट रखते हैं, प्रेशर रखते हैं लेकिन मॉडरेट रखते हैं। ओके क्लास। तो इवेपोरेटर जो है थोड़ा सा लो होना चाहिए और कंडेंसर प्रेशर जो है मॉडरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा बोथ शुड बी पॉजिटिव इफ द इवेपोरेटर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन देयर इज प्रोबेबिलिटी फॉर द लीकेज ऑफ एयर। जैसा मैंने बताया कि पाइप में छेद वेद हो सकता है किसी प्रेशर डिफरेंस में, तो दस इवेपोरेटर प्रेशर शुड बी केप्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन द अदर साइड द कंडेंसर प्रेशर शुड बी केप्ट एट सम मॉडरेट लेवल। ओके क्लास। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो आपको पता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये तो कंप्रेशन रेशियो होता है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा कंप्रेशन रोके हो गया उतना ही ज़्यादा आपको कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो नो डाउट ये लो होना चाहिए, जितना लो होगा उतना ही आपको वर्क कम जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें कम से कम इनपुट चाहिए और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वर्क इनपुट जो है हमें कम अगर देना है तो कंप्रेशन रेशियो जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। तो लो कंप्रेशन रेशियो इज डिजायरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा मैंने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, जितना लो से लो हो। जैसे अब फ्रीजिंग पॉइंट H2O का बहुत हाई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, जबकि NH3 कितना है 77 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ के आपके दे रखे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, देख सकते हैं। नाउ कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर की बात आ रही है। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होना पड़ेगा, फिर आपको एक नया सेटअप लगाना पड़ेगा सिस्टम को कूल करने के लिए, क्योंकि अगर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, अगर कूल नहीं करेंगे तो फिर अगेन थर्मल स्ट्रेसेस आ जाएंगे मटेरियल में और सारी चीज़ें होंगी।
तो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है वो नहीं होना चाहिए। जनरली जो NH3 यूज कंप्रेसर होते हैं वो वाटर कूल्ड कंप्रेसर होते हैं, तो उनका डिस्चार्ज टेम्परेचर NH3 का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जनरली क्या करना चाहिए, हमारा कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें तो हाई चाहिए, COP जो भी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसके लिए COP हमें जो है हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा COP अगर हाई होगा, रनिंग कॉस्ट उतनी आपकी लो होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी थी। इज दैट क्लियर यहाँ तक क्लास? Yes, sir. Okay, now second property Yes, sir. okay, now second property comes to the chemical property। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, पहला टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है कि जनरली ये मान लो अगर ये कहीं से लीक हो गया, रेफ्रिजरेंट निकल गया, तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। पता चला किसी के साथ नाक के सांस के साथ अंदर चला गया तो कोई जहर, कुछ जहर ना बन जाए या कुछ ना हो जाए, तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ठीक है। अब फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। पता चला कि जो है जैसे कि सिलेंडर जैसे फट गया तो क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है गैस, तो उस टाइप का ये नहीं होना चाहिए कि पता चला लीक हो गया और कहीं आग वाग पकड़ ले, तो फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, एक्शन विद ऑयल। एक्शन विद ऑयल का मतलब ये है कि जब आप कंप्रेसर में जो है लुब्रिकेंट डाला जाता है, ठीक है, कंप्रेसर में एक लुब्रिकेंट पड़ा होता है कि वो क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, तो उसके ऑपरेशन के लिए लुब्रिकेंट डाला जाता है। अब वो लुब्रिकेंट में क्या है, कंप्रेसर के अंदर आपके रेफ्रिजरेंट भी जा रहा है, तो अगर रेफ्रिजरेंट उसके साथ अगर कुछ रिएक्ट कर रहा है तो डेट विल बी टिपिकल, बिकॉज अगर वो कुछ इसके साथ मिक्सअप हो गया, अगर लुब्रिकेंट उसके साथ मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, तो मिक्सअप अगर हो रहा है तो वो क्या धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएगा, इवेपरेटर में उसके साथ में चला जाएगा मिक्सअप होके लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट मिक्सअप होकर इवेपरेटर में चला गया तो इवेपरेटर में क्या, फिर वो अपनी एक फिल बन जाएगी इवेपरेटर की। तो इवेपरेटर में फिल बन जाएगी तो उसका हीट जो कैपेसिटी है, जो हीट रिमूविंग कैपेसिटी है, जो हीट उसको एब्जॉर्ब करनी है, वो क्या हो जाएगी, उससे डिकेट, वो कम हो जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस में है, एक्चुअली तीन टाइप के कैटेगरी हैं। या तो पूरी तरीके से वो जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो लुब्रिकेंट के साथ मिसिबल हो, ठीक है, या पूरी तरीके से इमिसिबल हो। तीसरा है पार्सली मिसिबल हो। फुली मिसिबल में कोई दिक्कत नहीं आती है। फुली मिसिबल में क्या होता है कि अगर वो पूरी तरीके से उसके साथ मिक्स हो जाता है तो वो फिर से जो है इवेपरेटर से वापस होके तुरंत उसी में कंप्रेसर में आ जाता है। फुली अगर इमिसिबल है, अगर इमिसिबल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि कंप्रेसर के बाहर हम सेपरेटर लगा सकते हैं। तो सेपरेटर क्या करेगा कि क्या कहते हैं, वेपर और लुब्रिकेंट को अलग अलग कर देगा। लुब्रिकेंट अगेन जो है उसमें चला जाएगा कंप्रेसर में, तो हम वहाँ अलग अलग कर सकते हैं अगर फुली इमिसिबल है। मिसिबल है तो भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से फुली अगर मिसिबल है तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्सली मिसिबल है तो दिक्कत है। पार्सली में क्या होगा, कुछ मिक्सअप होगा, कुछ मिक्सअप नहीं होगा, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जब ये इवेपरेटर में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे ये इवेपरेटर को चोक कर देगा, क्योंकि उसके चारों तरफ एक फिल्म बना लेगा और इसके जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको अफेक्ट करेगा। ओके, तो अगर पार्सली मिसिबल है तो दिक्कत है। पार्सली मिसिबल के लिए जब होता है, जैसे ये है रेफ्रिजरेटर R22, ये पार्सली मिसिबल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं। तो दिस आर द सम एक्शन विद ऑयल। इज इट क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Now this is another chemical property, that action with material of construction। तो ये तो डिफरेंट, ये तो बात है कि अगर कोई रेफ्रिजरेंट किसी मटेरियल से अगर रिएक्ट करता है तो उस मटेरियल को हमें यूज नहीं करना है, उसकी जगह कोई दूसरा यूज करना है। इससे यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि NH3 अगर हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो कॉपर का हम जो है जैसे कवर या ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉपर के साथ ये अटैक मिक्सअप करके अटैक कर लेता है, ठीक है। तो जैसे
अब ये जैसे आपका अगर आयरन है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो एल्युमिनियम पे अटैक करता है, तो हम वहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि NH3 जो है अटैक कॉपर पे कर रहा है, वही चीज़ रॉट आयरन जो है एल्युमिनियम के साथ अटैक करता है, तो हम वहाँ पे उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कॉस्ट जो है, फिजिकल का मतलब इसकी कॉस्ट जो है क्या है, रेफ्रिजरेंट की कॉस्ट लो होनी चाहिए। मेन इसमें लीक डिटेक्शन का है कि लीक कैसे, अगर कहीं से लीक हो रहा है तो लीक डिटेक्शन जो है सिंपल होना चाहिए, मतलब पता चल जाए कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लीक डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, 2-3 मेथड हैं जिनकी वजह से इनका लीक हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये होता है हाईलाइट टॉर्च मेथड। हाईलाइट टॉर्च मेथड देखिए, तो ये देखते हैं, हाईलाइट टॉर्च मेथड में क्या करते हैं कि एक उसमें हम फ्रियॉन लाइट डालते हैं। उस लाइट जो होती है वो ब्लू लाइट होती है, फ्रियॉन्स की लाइट होती है, उस पर हम एक लाइट डालते हैं, हाईलाइट की सारी लाइट होती है। तो वो हाईलाइट टॉर्च जब हम मारते हैं तो हमारी लाइट ब्लू होती है। अगर कहीं से लीक कर रहा है तो जो लाइट है उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ब्लू और ग्रीन का मिक्सअप होता है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा जो है ये कहीं लीक कर रहा है। तो ये लीक करने का तरीका है। दूसरा होता है NH3 लीक्स होते हैं। NH3 अगर लीक कर रही है तो उसको निकालने, उसको तरीका ये है कि अगर हम NH3 के पास में एक अमोनियम अगर उसकी छड़ ले जाएं तो NH4Cl का धुआं निकलता है। एक तो ये तरीका है NH3, सल्फर स्टिक मेथड बोलते हैं उसको। तो प्रेजेंस ऑफ NH3 लीक्स में क्या होता है, वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम सल्फाइड्स आर फॉर्म व्हेन बर्निंग सल्फर कैंडल। तो सल्फर स्टिक में क्या है कि हम एक रॉड में सल्फर ले लेते हैं, उस पर लगा लेते हैं, ठीक है, और उसके पास ले जाएंगे। अगर NH3 हम किसी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो अगर वो लीक कर रही होगी तो क्या होगा कि उसमें अमोनियम सल्फाइड की फ्यूम्स उसमें से निकलने लगेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम कैसे जो है उसको पता करें कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक हाईलाइट टॉर्च मेथड है, दूसरा NH3 लीक मेथड है, NH3 लीक के लिए सल्फर स्टिक मेथड है, एक SO2 लीक के लिए NH3 का टेस्ट है। तो ये आप है, इसको मैं भेज दूंगा, इसको देख लेना। ओके क्लास, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब सीधे इसके बाद अब नेक्स्ट उसमें हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बात करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, यस सर। ओके क्लास, थैंक्स फॉर टुडे।